हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जोन्स 5 जोन्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजिकल कंसिडरेशन फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ये जाना कि सिस्मिक जोन्स कहाँ कहाँ पे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कौन सा स्टेट और स्टेट में भी कौन सा सिटी किस जोन में जो है लाई करता है, इसके बारे में पूरा जो है हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो हम लोगों ने यहाँ तक निष्कर्ष निकाला कि मोस्ट ऑफ दी जो नॉर्थर्न रीजन है आपका, जो नॉर्थ रीजन है इंडिया का, वो पूरा का पूरा जो है एसोसिएटेड है हिमालय एरिया से। अब हिमालय रीजन से चूंकि एसोसिएटेड है, इसलिए आपका जो है जो नॉर्दर्न रीजन है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और आपके जो वेस्ट बंगाल और जो सेवन सिस्टर्स जो स्टेट हैं, वो सभी जो है आपका जोन 4 और 5 में जो है लाई कर रहे हैं। रेस्ट जो अगर हम बात करें, रेस्ट जो आपका साउथ पार्ट है, मतलब कह लीजिए कि पंजाब से, पंजाब का आधा पार्ट, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के और भी जो भी साउथ साइड में जो भी आपके स्टेट पड़ रहे हैं, वो सभी जो है आपका 2 और 3 जोन में लाई करते हैं। कुछ कुछ जगहों को छोड़ के, मान लीजिए मुंबई का हो गया, फिर आपका जो भुज का, गुजरात में जो भुज का जो है एरिया है, तो वो सब जो है आपका जो है जोन 5 में आते हैं। इतना डिस्कशन या इतना स्टडी के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी मैसी प्रोजेक्ट, चाहे इंडिविजुअल हाउस होल्ड, चाहे कह लीजिए कि G+10, G+20, जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, इन सब का जो अब हमको क्या है, इनको इंस्टॉल करना है, मतलब कंस्ट्रक्शन करना है। तो इन जनरल देखिए, अभी तो खैर हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इन जनरल कोई भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में क्या क्या हमको जनरल कंसिडरेशन चाहिए सिस्मिक डिजाइन के लिए, वो यहाँ पे डिस्कस होगा। जिस प्रकार का बिल्डिंग है उस प्रकार के अलग अलग जो है डिजाइन कंसिडरेशन होंगे। जैसे अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए प्रिकॉशन तो करना है सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नॉट मोर देन द हाई राइज बिल्डिंग। अगर वही आपका कह लीजिए कि हाई राइज बिल्डिंग हो, या फिर मैसिव स्ट्रक्चर हो, मैसिव स्ट्रक्चर लाइक आपका डैम, रिजर्वायर, या फिर कह लीजिए हाईवे, टनल, ब्रिज, अगर ये सब है, तो उसके लिए और भी जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है लेके चलना पड़ेगा डिजाइन कंसिडरेशन के लिए, किसमें, सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जो है इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। देखिए स्टेट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग शुड रेस्ट ऑन ए सॉलिड और फर्म रॉक बेड। देखिए कोई भी स्ट्रक्चर आपका है, कोई भी सिविल इंजीनियर का स्ट्रक्चर जो भी है, वो पहले कहाँ जो है लाई करेगा, अर्थ पे ही लाई करेंगे, जाहिर सी बात है। उसको जो है आप कहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, अर्थ पे करेंगे। अब अर्थ जो है, यानी अब कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फाउंडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिना फाउंडेशन के कोई भी स्ट्रक्चर आप जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग है उसको फाउंडेशन पर रेस्ट करना ठीक है, या फिर सॉलिड या फर्म रॉक बेड। सॉलिड या फर्म रॉक बेड इसलिए है, जैसे कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मोस्ट ऑफ दी कंस्ट्रक्शन आप जो है आपका सॉइल पे करेंगे। तो सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टी है कि वो पोरस होगा, उसमें वाइड्स होंगे, पार्शली सेचुरेटेड होगा, ठीक है। इन जनरल अगर कोई सॉइल है तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो होंगे उसमें। तो अगर कोई भी मटेरियल अगर पोरस है, परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी रखती है, उसमें पार्शियल सेचुरेटेड भी है, या फिर वो तो फुल्ली सेचुरेट होने के पॉसिबिलिटी भी है, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी आप स्ट्रक्चर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, तो जब फुल्ली सेचुरेट हो जाएगा, अभी तो पार्शियली सेचुरेट है, रेनफॉल हुआ, चाहे कुछ भी आप जो है पानी सिंपली स्प्रेड कर दिए, ठीक है, तो सॉइल क्या है, वाइड्स हैं, वाइड सेचुरेट कर जाएंगे। अब वाइड सेचुरेट होगा तो कहीं ना कहीं, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी सिंपल जो है टेरेन है,
अब उसमें कुछ नहीं है, सालों से उसमें कोई लोड नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन में रहता है। बट उस पर अगर सडनली कोई जो है पॉइंट लोड, अगर पॉइंट लोड एज कह लीजिए बिल्डिंग ही, अब वहां पे कोई और अदर जो है लोड आ गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर कॉम्पेक्शन होगा, कंसोलिडेशन होगा। तो अब वहीं अगर वो सैचुरेट होता है तो कंसोलिडेट कर जाएगा पूरा का पूरा बिल्डिंग, ठीक है। या फिर कह लिए कि अगर हाईली पोरस है, या फिर उसके नीचे और भी कैविटी वगैरह फॉर्म था, उसको ध्यान नहीं दिया गया, तो सडन जो है आपका शक कर सकता है उसमें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो या तो अगर बेड हो, यानी रॉक का बेड हो, तो उस केस में जो है चांसेस नहीं है कि भाई कॉम्पेक्शन होगा, ठीक है, बहुत कम चांस है। मोस्टली हम जो लोग सॉइल पे ही करते हैं, तो हम फाउंडेशन को जरूर बनाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन वो भी कौन सा, ग्रिलेज फाउंडेशन शुड प्रिफरली बी प्रोवाइडेड। ग्रिलेज फाउंडेशन देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, ग्रिलेज फाउंडेशन इस प्रकार का हम बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रकार हम इसको जो है लगाते जाते हैं। ठीक है, ये आपका अल्टीमेटली कॉलम होता है। या फिर इसको इस तरह देखिए आप, ये आपका इस फॉर्म में जो है ग्रिलेज फाउंडेशन होता है, ठीक है। इसको कर सकते हैं, या तो आप चाहें मैट फाउंडेशन भी दे सकते हैं। मैट फाउंडेशन चूंकि कॉस्टली होता है इसलिए प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक्सपेंसिव है, मतलब आप कुछ ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, तो अगर इस प्रकार कोई बिल्डिंग है तो उसमें जो है आपको राफ्ट फाउंडेशन ही प्रीफर करते हैं, सॉरी मैट फाउंडेशन। हाई राइज बिल्डिंग अगर है, तो हाई राइज बिल्डिंग में आप जो है पाइलिंग करेंगे, मतलब ये कोई आपका सूटेबल एरिया है, और आप जो है कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस पे जो है उस लैंड पे जो है पाइलिंग करेंगे। और हाँ, सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को भी कंसिडर करना जरूरी होता है कि अगर हाई राइज बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं और आपने जियोलॉजिकल सर्वे किया है, मतलब आपने जो है जियोलॉजिकल कंडीशन पता कर लिया सैटेलाइट सर्वे करके, कि जहाँ हमारा सर्टेन लोकेशन है वहाँ पे कहीं ना कहीं, मतलब 10 फीट या 20 फीट पे नीचे जाने पे जो है कैविटी है, तो उस केस में हमको ग्राउटिंग भी करना पड़ेगा। ग्राउटिंग करने के बाद फिर पाइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, इरेज कर दें इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मेजनरी शुड बी इरेक्टेड simultaneously in cross wall and long wall and no joint should take place in the masonry। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तो जो भी हमारा मेजनरी है, यानी ब्रिक ब्रिक वर्क जो भी है, वो क्रॉस वॉल एंड लॉन्ग वॉल के हिसाब से इरेक्ट करेंगे। और जॉइंट्स जो है, देखिए नो जॉइंट्स शुड टेक प्लेस इन दी मेजनरी। देखिए बिना जॉइंट का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन कहने का इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमको इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाना है कि मल्टीपल यूनिट को जो है हमको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देना है।
ज्वाइंट रहेगा लेकिन कुछ इस प्रकार उसमें हम कर देंगे, कंस्ट्रक्शन इस प्रकार करेंगे कि वो सिंगल यूनिट हो जाए। ठीक है, बिना ज्वाइंट के काम थोड़ी नहीं चलता है। आप जो है लॉन्गिट्यूडनल वॉल बना रहे हैं, फिर लैटरल आप वॉल बना रहे हैं, ठीक है, नहीं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आप बना रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्वाइंट होगा। ठीक है, ज्वाइंट होगा यहाँ पे इस कॉलम के पास। तो उसको इस प्रकार करिए कि ये पूरा का पूरा सिंगल यूनिट हो जाए, ये वॉल और ये वॉल एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करने लगे, इस प्रकार बनाइए। ठीक है, तो अगर अगर ज्वाइंट कहीं दिखता है तो वही है, ज्वाइंट अगर होता है तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर अर्थक्वेक आता है या फिर कोई भी जो है माइन्यूट वाइब्रेशन भी अगर होगा, तो उन्हीं ज्वाइंट से जो है आपका क्रैक क्रैक जो है होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्रैक वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, अगर क्रैक हो रहा है, क्रैक जनरेट हुआ, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्प्लिट करेगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे क्या है, और भी उसमें स्पेसिंग जो है और जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या है कि ये पॉइंट बोला जा रहा है कि ज्वाइंट जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, ऑल द मेजनरी शुड बी डन विथ सीमेंट मोर्टार ऑफ नॉट लेस देन 1:4 मिक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 1:4 यानी 1 सीमेंट और 4 जो है सैंड या फाइन एग्रीगेट से कम जो है, मतलब इससे कम तो नहीं है, इतना तो आप यूज करिए। ठीक है, इतना बहुत ये नेसेसरी है, इतना जरूरी है, इतना मिक्स आप लेके आप काम करिए। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट देखिए, फ्लैट आरसीसी स्लैब शुड बी प्रोवाइडेड। तो कुछ जगहों पे जो है हम लोग कह लीजिए कि अलग अलग प्रकार के हम लोग रूप देते हैं, जैसे डॉर्मर हो गया, मैस्टर्ड हो गया, तो ऐसे बहुत से जो है हम लोग कह लीजिए कि स्लोपिंग टाइप में देते हैं, फिर बटरफ्लाई स्लैब होता है, कई प्रकार के हैं ऐसे। तो हम इस प्रकार अगर सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, अगर आपका लोकेशन सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सिस्मिक प्रोन एरिया है, तो आप जो है वहां से सिर्फ जो है फ्लैट स्लैब ही आप उस पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई अदर आप स्लैब लेंगे, यूज करेंगे, तो वहां पे क्या ना, अभी आगे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, वहां पे कह लिए कि इसेंट्रिसिटी जो है मिसबैलेंस हो जाएगा, यानी टॉर्जन होने के चांसेस, अगर वो वाइब्रेट करेगा तो कह लीजिए कि जो उसका स्ट्रक्चर है, मतलब ओवरऑल लोड जो है अपने जो है सेंटर पॉइंट से डिस्प्लेस कर जाएगा, जिससे क्या उसमें बेंडिंग, यानी कह लीजिए कि टॉर्जन तो जनरेट होगा, इसेंट्रिसिटी का टॉर्जन होगा। ठीक है, तो बेंडिंग के चांस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई भी स्लोपिंग मान लीजिए इस प्रकार का है, इस प्रकार का अगर एक मिनट गलत, इस फॉर्म में अगर कोई आपके पास स्ट्रक्चर है, तो देखिए इसको हाफ करिए, इस साइड में लोड जो है कम है, इस साइड में जो है ज़्यादा लोड है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या है कि ओवरऑल जो आपका कह लीजिए सीजी थोड़ा डिस्प्लेस कर जाएगा पॉइंट से, जो यहाँ से रोटेशन हो सकता है, हमेशा रोटेशन की चांस रहेंगे, और जब भी वाइब्रेशन होगा यानी अर्थक्वेक आएगा, तो ये हाईली इम्बैलेंस होगा, तो उस केस में जो है आपके क्रैक्स वगैरह जो जनरेट हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द पार्ट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी टाइड फर्मली विथ ईच अदर। देखिए, अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है बीम कॉलम पे ही बनाएंगे, अब यही चलता है। ठीक है, बीम कॉलम पे अगर देखिए, अगर सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बीम कॉलम बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं बनाते हैं तो उसको सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बिल्डिंग शुड बी टाइड फर्मली विथ ईच अदर। फाउंडेशन बनाने के बाद जो है कॉलम जो है आप इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, जैसे कॉलम इस्टेब्लिश करेंगे तो कॉलम को भी बॉटम से जोड़ते हैं।
ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉलम है, तो प्लिंथ लेवल पे इन कॉलम को भी जो है कंक्रीटिंग करके जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, इस प्रकार जो है इसको टाई अप कर देते हैं, नीचे से टाई अप हुआ। देन फर्दर जो है आप रूफ लेवल तक काम करेंगे, मतलब रूफ लेवल तक आप जो है अपना पूरा का पूरा जो इस्टेब्लिश कर लेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद जो है लिंटर भी लगाते हैं, लिंटेल यहाँ पे लगाएंगे, 8 फीट जो है खड़ा करने के बाद लिंटर लगा लेंगे, उसको भी जो है टाई अप कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है थोड़ा और ब्रिक वर्क करेंगे 1 से 1.5 फीट। देन जो रूफ आपका लेवल आ जाएगा, तो रूफ लेवल पे जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप बीम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बीम प्रोवाइड करेंगे, इसको भी यहाँ से टाई टाई अप करेंगे आप। ठीक है, बीम देंगे आप, देन उसके बाद आप पूरा स्लैब जो है उस पर कास्ट कर देंगे। तो ये है प्रॉपरली ऐसे टाई टाई अप करते हैं। ये तो कंक्रीट का हो गया। अगर मेटालिक कोई स्ट्रक्चर है, तो मेटालिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े होंगे कि ब्रेसिंग करते हैं कुछ इस तरह। जैसे ये कोई स्टील के जो है कॉलम लगे हुए हैं, तो यहाँ डायगोनली क्या करते हैं, आप डायगोनली इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से भी हम इसको टाई अप करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्टील के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द बिल्डिंग शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म हाइट। देखिए ये पॉइंट बोला ना, जो हम इसको पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इस प्रकार का जो हाइट होना नहीं चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म हाइट मीन्स अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लीजिए 5th फ्लोर G+5 भी कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप नीचे का फ्लोर जो है बना दीजिए 15 फीट का, फिर इसके बाद ये आप बनाइए 10 फीट का, इसको 11 फीट का, इसको 9 फीट का, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर। ऐसे इस तरह नहीं आपको बनाना है, आप यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन करिएगा कि आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जा रहे हैं, तो अगर 15 है तो ठीक है 15 रखिए, देन सेकंड फ्लोर भी 15 ही रखिए, थर्ड फ्लोर भी 15 रखिए। ठीक है, यूनिफॉर्म बनाने की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, cantilever प्रोजेक्शन, पैरापेट्स, डोम, CTC शुड बी अवॉइडेड। देखिए, अब वही चीज है, कांटिलेवर प्रोजेक्शन, पैरापेट या तो गुंबद वगैरह अगर बनाते हैं, तो सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या है कि वेट हम जो कह रहे हैं ना, जब वाइब्रेट करेगा तो हमारा बिल्डिंग का जो सीजी है, ठीक है, जो बिल्डिंग का कह लीजिए कि एक्चुअल वेट है, वो क्या है मिडिल पे ना पड़ के जो है वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, उसका सीजी क्या है, मतलब कह लीजिए कि इसेंट्रिसिटी उसमें आएगा। इसेंट्रिसिटी आएगा तो क्या है, टॉर्जन या फिर कह लीजिए कि ट्विस्ट होने के चांस उसमें ज़्यादा होंगे, मतलब रोटेशन, रोटेशन होगा तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर बेंडिंग कहीं पे हो रहा है, तो बेंडिंग होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जिससे क्या है जहां पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, जहां पे बेंडिंग के चांस होंगे, वहां पे क्या है क्रैक्स डेवलप होंगे, और वहां पे स्ट्रक्चर फेल होने के चांस हो जाएंगे। इसीलिए कांटिलीवर प्रोजेक्शन, पैरापेट और डोम्स वगैरह जो है इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट मटेरियल शुड बी यूज्ड। सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बेस्ट मटेरियल जो है ये मस्ट है। सीमेंट आपको 53 ग्रेड का यूज करना है। एग्रीगेट आप साइज में अकॉर्डिंग टू कोड, यानी जो है 20 mm के साइज का यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फाइन एग्रीगेट आप यूज कर लेंगे एज पर लोकेलिटी जो अवेलेबल है।
ठीक है, तो बेस्ट मटेरियल हम यूज करेंगे इसमें। 9 पॉइंट, डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड इन दी वॉल्स diagonally opposite to each other. Wide window should be avoided. किसी एक दीवार में, कोई एक दीवार में सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जहां पे डोर है वहां पे विंडो भी बनाना ठीक नहीं है। मतलब आप एक वाल में डोर लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट जो है डायरेक्शन में आप जो है विंडो को लगाइए। ठीक है, एक रॉन्ग प्रैक्टिस और भी होता है, बहुत से लोग कर देते हैं, दिक्कत इसमें होता है जैसे कि अगर कोई, अब देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा विंडो जो है बनाते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा विंडो साथ ही जो है आपका डोर भी उसी में अटैच रहेगा। जैसे ये कोई वॉल है, वॉल के साथ ये देखिए ये आपका डोर, अब इसी डोर से ही एसोसिएटेड जो है इतना बड़ा जो है आपका विंडो भी लगाते हैं कुछ लोग, इस प्रकार का विंडो, जो कि बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये तो आपका डोर हो गया, ये आपका विंडो। ये पूरा विंडो इतना आप लगा दे रहे हैं, तो सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रॉन्ग है, रॉन्ग प्रैक्टिस। विंडो आपको बनाना है तो लार्ज साइज के विंडो भी नहीं बना सकते हैं सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोजेक्ट इन सिस्मिक एरिया। स्टेटमेंट पढ़िए, द वर्क ऑफ ए सिविल इंजीनियर्स स्पेशली इन ए सिस्मिक रीजन इज to provide maximum safety in the structures designed and constructed by him against the earthquake shocks at the acceptable economical cost। देखिए, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन सिस्मिक जोन में करते हैं या सिस्मिक लोकेशन पे करते हैं, मतलब अगर वो जोन 5 या जोन 4 में बिलोंग करता है, तो वहाँ पे बहुत ही सबसे टफ टास्क हो जाता है इंजीनियर के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना। देखिए, अगर आप सिस्मिक लोकेशन पे कोई भी जो है आप करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो पहला पॉइंट जो हम जब अर्थक्वेक पढ़ा रहे थे तभी जो है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पॉइंट क्या कह रहा है, टू नो द सिस्मिक हिस्ट्री ऑफ द एरिया। पहले तो आपको सिस्मिक हिस्ट्री निकालना है कि जहां भी हम जिस लोकेशन पे हम काम करने जा रहे हैं या फिर जो आपका जो स्ट्रक्चर वहां पे स्टैब्लिश होगा उसका सिस्मिक हिस्ट्री क्या है, 100 साल तक का जो है या फिर उससे पहले का भी, और जहां तक का डेटा मिल सकता है सारा डेटा को हम लेते हैं कि कब कब और कितने इंटेंसिटी का यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आया है। सबका जो है कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, देन फाइनलाइज करते हैं कि मैक्सिमम जिस भी ईयर में अगर मैक्सिमम जो है इंटेंसिटी का जो है अर्थक्वेक आया है उससे ज़्यादा जो है कंसीडर करके हम जो है अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। यानी कंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या है, पहले तो डिजाइन करेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे उस सिस्मिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, देन हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सेस द मैग्नीट्यूड एंड प्रोबेबल लॉस ऑफ डैमेज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ड्यू टू लाइकली सिस्मिक शॉक्स इन द लाइफ पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए, ये हिस्ट्री में ही आएगा कि अगर कभी भी वहां पे किसी ईयर में मैक्सिमम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया तो उससे कितना जान माल का नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ था,
अगर उस समय कोई बड़े स्ट्रक्चर थे तो वो डैमेज हुआ या फिर है, या फिर कोई भी जो है मेजर या माइनर क्रैक्स के बारे में अगर कुछ है हिस्ट्री, या फिर कोई लोग जानते हो तो उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन द न्यू कंस्ट्रक्शन एंड इफ पॉसिबल टू सेफगार्ड द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अगेंस्ट द लाइकली शॉक्स। एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर कोई बिल्डिंग अगर बन गया बिना सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हुए बन गया, अब चूंकि उसमें क्या है कि कॉस्ट तो लग चुका है, कॉस्ट पूरा इनकर हो गया, अब क्या करें? तो अब जो है ये भी एक चैलेंज आता है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ध्यान में रख के हमने बना नहीं वो स्ट्रक्चर, तो फिर ये चैलेंज आता है कि हम उसको कैसे सेव करें। तो उसके लिए भी बहुत से जो है आपके पास जैसे डिवाइसेस हैं, जैसे मान लीजिए कि सिस्मिक बेस आइसोलेशन हो गया आपका, बिस्कस फ्लूइड डैम्पर, मेटालिक डैम्पर, फिर जो है आपका ट्यून्ड मास डैम्पर, ऐसे तमाम जो है सिस्मिक डेसिपेशन डिवाइसेस हैं, सिस्मिक एनर्जी को डिसिपेट करने वाले ऐसे बहुत से डिवाइसेस हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिस्मिक डिवाइसेस को यूज करेंगे तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, the ground vibration during earthquake cause forces and deformation in the structure. Structures needed to be designed to withstand such forces and deformation. Countries around the world have procedure outlined in seismic code to help assign. Engineers in the planning, designing, detailing and construction of a structure, an earthquake resistant building has four virtue in its namely। कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में डिस्कशन है कि किन मेजर पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे सिस्मिक डिजाइन में। तो पहला दिया है गुड स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो गुड स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, बिल्डिंग की साइज के लीजिए, इट इज अ साइज शेप एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम कैरिंग लोड आर सच दैट दे ensure a direct and smooth flow of inertia force to the ground। स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉइंट पहले देखिए, साइज शेप एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम। इससे क्या मतलब है, जैसे कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन जो है एल शेप में करते हैं, कुछ लोगों का प्लाट तो ठीक है रेक्टेंगल रहेगा, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन एल शेप में कर देते हैं, या कुछ इस टाइप में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कुछ लोग टी शेप में कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग यू शेप में कर देते हैं। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है ये इररेगुलर है, ये इररेगुलर कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए, इस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है, रेक्टेंगुलर। नहीं प्लॉट है तो आप स्क्वायर भी चल सकता है। ठीक है, देन लेटरल स्ट्रेंथ देखिए, लेटरल स्ट्रेंथ। तो बिल्डिंग अगर लेटरल स्ट्रेंथ की बात करें तो बिल्डिंग लेटरली जो है स्ट्रांग नहीं होता है, लेटरल हमको भी इसमें करना पड़ता है। देखिए वर्टिकल क्या है, वर्टिकल तो ठीक है, वर्टिकल का पूरा हमने दिया है, हमने कंक्रीटिंग दिया है, हमने जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, तो वर्टिकली जो है उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना जो है आपका अगर लैटरल मूवमेंट होता है। लैटरल अगर मूवमेंट होगा
तो उस केस में जो आपका स्ट्रक्चर जो है वीक है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िए। द मैक्सिमम lateral force that it can resist is such that the damage induced in it does not result in collapse। तो ये lateral strength में होगा। adequate stiffness देखिए, its lateral load resisting system is such that the earthquake induced deformation in it does not damage its content under low to moderate shaking। नेक्स्ट देखिए, गुड डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी देखिए किससे रिलेट कर रहा है, डक्टिलिटी जो है आपका मटेरियल से रिलेट करेगा। मटेरियल मीन्स अगर हम बात करें मेटालिक स्ट्रक्चर है तो उसमें तो आपका वो आपका फेरस मटेरियल हो जाएगा। कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी आपका जो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ही जो है पॉइंट है। मतलब गुड क्वालिटी का जो है मटेरियल हमको यूज करना है। ठीक है, अब देखिए सिस्मिक डिजाइन फैक्टर क्या क्या है। सिस्मिक डिजाइन फैक्टर में देखिए टॉर्जन। अब ये टॉर्जन कहाँ से आएगा, ये वही पॉइंट है जब हमारा इम्बैलेंस है। मतलब अगर हम कुछ इस प्रकार का बिल्डिंग बनाते हैं या नॉन यूनिफॉर्म बिल्डिंग बनाते हैं, 15 फीट का हो गया, ये 10 फीट का हो गया, 14 फीट, 9 फीट, अगर इस फीट का अगर आप बनाते हैं, इस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, उस केस में भी टॉर्जन जो है आने के चांस है। तो जब ग्राउंड शेक करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी के होने के चांस है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी होगा तो जो यहाँ से बेंडिंग होने के चांस हो जाएंगे, या फिर यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ से बेंडिंग हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डैम्पिंग। डैम्पिंग अर्थक्वेक केस में ही होता है। ठीक है, डैम्पिंग क्या है कि अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग जो है डायनामिक एक्शन को जो है ये रोक नहीं सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इन्हीं डैम्पिंग फोर्स को डेसिपेट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम लोग डैम्पर्स को इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, जैसे विस्कस फ्लूइड डैम्पर, ट्यून्ड मास डैम्पर, आगे इसके बारे में फिगर वगैरह भी हम दिखा देंगे आपको। देन वही नेक्स्ट पॉइंट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स ये टोटली रिलेट करता है मटेरियल से, कि मटेरियल आपका गुड क्वालिटी का होना चाहिए। देन जो है आपका डक्टिलिटी, अगर हम डक्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस बिल्डिंग की, तो वो डक्टाइल होगा अगर गुड क्वालिटी का है। स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस क्या कह रहा है, अगर आप हाईली डक्टाइल मतलब गुड क्वालिटी का अगर आपने मटेरियल यूज किया है, गुड क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, तो उस स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑटोमेटिकली जो है वो गेन कर लेगा। ठीक है, उस केस में। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में वही बात हुआ जो प्रीवियस स्लाइड में था, कि सेफ साइज ऑफ द स्ट्रक्चर। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन ये है और रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन ये है। देखिए यही जो टी शेप, एल शेप, यू शेप, सर्कुलर, ठीक है, सर्क्यूम फॉर्म, अदर, ये जो भी, ये देखिए अलग प्रकार की जो भी आपको जो शेप दिख रहा है, इस प्रकार की क्या इरेगुलर है, इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए बना हुआ स्ट्रक्चर भी है, ये क्या इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, सिस्मिक एरिया में हमको रेगुलर इस प्रकार का जो हमको फॉर्म करना चाहिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा एक इसी से रिलेटेड एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में उसको शो कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।